अनंत कालचक्र में न जाने कितनी बार सभ्यताएं जन्मी और विलुप्त हो गईं, इसका अनुमान संभव नहीं। आज से 74,000 वर्ष पहले धरती पर प्रकृति ने रचा एक महाविनाश। सुमात्रा के टोबा ज्वालामुखी में महाविस्फोट हुआ और 1000 वर्ष तक धरती पर छाया रहा। ज्वालामुखी या शीतकाल। एशिया में बसे मानव समूह लगभग विलुप्त हो गए। मानवता अस्तित्व के अंतिम छोर तक पहुंच चुकी थी। आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस का प्रादुर्भाव हुआ, जो मानव प्रजातियों में पहला माना जाता है। समय के साथ मानव के प्रजातियों का अफ्रीका से कई बार प्रव्रजन हुए और फिर जीवन ने पुनः करवट ली। 65,000 वर्ष पूर्व हैप्लोग्रुप सीटी के M168 जेनेटिक मार्कर वाले मानवों का अफ्रीका से प्रव्रजन हुआ। आज अफ्रीका से बाहर रहने वाले लगभग सभी पुरुषों में M168 पाया जाता है। 2011 में IBM और नेशनल ज्योग्राफिक के जेनोग्राफिक प्रोजेक्ट ने यह स्पष्ट किया कि ये M168 जेनेटिक मार्कर वाले मानव सबसे पहले भारत की भूमि पर आकर बसे। यही नहीं, एटकिंसन के शोध बताते हैं 45,000 से 20,000 वर्ष पूर्व दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या भारत में निवास करती थी। इस प्रकार सप्तसिंधु की यह पावन भूमि लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के समय से ही यूरेशिया की मानवता का उद्गम स्थल बन चुकी थी। आर्कियोजेनेटिक शोध हजारों वर्षों के मानव इतिहास में प्रव्रजन के मार्गों, पूर्वजों का उद्भव और विभिन्न जनसमूहों के आनुवंशिक संबंधों को उजागर करता है। 50,000 वर्ष पूर्व हैप्लोग्रुप F जन्मा। इससे निकली 6 मानव रेखाएं G, H, I, J, K, L के से विकसित हुआ P, और फिर 30,000 वर्ष पूर्व P से फूटी 2 धाराएं Q और R। 22,000 वर्ष पूर्व R से जन्मे 2 जीन समूह R1A और R1B। दुनिया के कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं इनकी जन्मभूमि भारत है। आज यूरेशिया में R1 जीन्स बहुत कॉमन है और भारत में लगभग 39% पुरुषों में यही जेनेटिक चिन्ह है। पर यह केवल जेन्स की कथा नहीं, भाषाओं की भी है। संस्कृत से लेकर तमिल तक, अवेस्ता से लेकर ग्रीक तक, यूरेशिया की असंख्य भाषाएं, मानवता की असंख्य स्मृतियां, सबकी जड़ें कहीं ना कहीं भारत की धरती से जुड़ी हैं। तिब्बत की एक झील के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने यह पाया कि लगभग 15,000 से 14,100 BC के बीच भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की पहली तीव्रता शुरू हुई। ये भारत में हिमयुग के अंत का वैज्ञानिक प्रमाण है। यही वह क्षण था जब भारत में कृषि का प्रथम अंकुर फूटा, और यह केवल कृषि की नहीं, ज्ञान की भी पहली किरण थी। महर्षियों ने सरस्वती नदी के तटों पर आकाश को पढ़ना सीखा, मानसून के रहस्य खोले और पहली बार नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित वर्षा ऋतु कैलेंडर का निर्माण किया। 14,400 BC महर्षि ब्रह्मा ने धनिष्ठा नक्षत्र में ब्रह्म राशि में दक्षिणायन का अवलोकन किया। यहीं से जन्मा मानवता का पहला वैदिक कैलेंडर। एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस के आधार पर धनिष्ठा में दक्षिणायन का काल 14,400 BC में निर्धारित होता है। ब्रह्मा, मनु, उत्तानपाद, ध्रुव आदि के बाद पृथु के समय पृथुदक पेहोवा में भारत में पहली बार बैलों से हल जोतने की कृषि परंपरा शुरू हुई। उस समय सरस्वती नदी, जो बद्रीनाथ के समीप केशव प्रयाग के प्लक्ष प्रश्रवण से निकलती, पृथुदक से पहले 2 भव्य धाराओं में विभाजित हो जाती है। पहली सुप्रभा, जो यमुना के Y1 चैनल से मिलकर पृथुदक, हिसार, पुष्कर होती हुई कच्छ तक जाती थी। दूसरी सुवेणु, जो सतलज से मिलकर घग्गर चैनल से होती हुई जैसलमेर के रास्ते फिर कच्छ तक पहुंचती थी। डॉक्टर बिमल घोष और अमलकर ने सरस्वती नदी के इन्हीं पेलियो चैनल्स का मानचित्र तैयार किया। IIT कानपुर के रिसर्च से पता चलता है कि 13,000 BC में सतलज ने अपना मार्ग बदल दिया और सरस्वती की सुवेणु धारा धीरे धीरे क्षीण होने लगी। परंतु सुप्रभा सरस्वती तब भी अविरल प्रवाहित थी। इसी कालखंड में महर्षि बृहस्पति ने भारतीय लोक भाषा को व्याकरण से परिष्कृत किया और पहली बार वैदिक संस्कृत भाषा का निर्माण कर 33 देवों को सिखाया। ब्रह्मा से 1000 वर्ष के बाद महर्षि विश्वामित्र ने देखा कि दक्षिणायन अब धनिष्ठा से हटकर श्रवण नक्षत्र में पहुंच चुका है। यह था मानव इतिहास का पहला खगोल अवलोकन। संपात यानी
प्रिसेशन की प्रथम खोज। महर्षि वशिष्ठ ने सिद्ध किया कि नववर्ष का आरंभ आयन से नहीं बल्कि विषुवत से होना चाहिए। इस प्रकार वर्षा ऋतु के कैलेंडर के स्थान पर शरद ऋतु का कैलेंडर प्रयोग में लाया गया। उस समय शरद ऋतु का विषुवत अश्विनी नक्षत्र में होता था, जो कि ऋग्वेद के अश्विनी सूक्तों द्वारा स्पष्ट है। इस प्रकार शरद ऋतु को आरंभ मानकर 5 वर्षों का युग, 20 वर्षों का चतुर्युग, 1000 वर्षों का महायुग वाला वैदिक युग कैलेंडर 13,322 बीसी में प्रचलन में आया। इसी समय महर्षि दीर्घतमा ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। वैदिक राजा सोम से पुरु, अनुद्रुह्यु, यदु और तुर्वशु वंश, और पुरु से भरत वंश और भरत से कुरु और पांचालों का उद्भव हुआ। पृथु के बाद देवों और दानवों के संघर्ष की अग्नि प्रज्वलित हुई। इंद्र और वृत्र के बीच हुए महासंग्राम ने मानव जाति के प्रव्रजन की नई दिशा तय की। धनु के पुत्र दानव, दिति के पुत्र दैत्य और ईरा के पुत्र ऐर्य सिंधु नदी पार कर हिंदू कुश पर्वतों के तलहटी में बसने लगे। इनको शकों का भी साथ मिला। 13,000 बीसी जलवायु परिवर्तन के कारण दिति के पुत्र काकेशस पर्वतों की ओर चले गए, जबकि धनु वंशजों का प्रव्रजन सीरिया, जॉर्डन, अनातोलिया और ग्रीस और नॉर्थ अफ्रीका की दिशाओं में हुआ। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि इटली में पाए गए R1B1 जीन का काल निर्धारण 12,000 बीसी का है। यही वे जीन R1A, R1B और J हैं जो धनु के वंशज भारत से यूरोप लेकर गए। जॉर्डन की खुदाई में मिले 12,400 बीसी के प्राचीन ब्रेड के अवशेष ये प्रमाणित करते हैं कि भारत के बाहर पहली बार कृषि धनु वंशजों ने ही ईरान, पश्चिम एशिया और अनातोलिया में शुरू की। यही दानव यूनानी परंपराओं में डैनन्स कहलाए और इन्होंने ही यूनानी सभ्यता की नींव रखी। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार अटलांटिस नामक द्वीप 10,000 बीसी में समुद्र में समा गया था। नवीन शोध बताते हैं कि जिब्राल्टर के पास का स्पार्टल बैंक आइलैंड प्राचीन अटलांटिस हो सकता है, जो कि 10,100 बीसी में डूब गया था। उधर भारतवर्ष में देवों और असुरों का संघर्ष चरम पर था। आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल अध्ययन बताते हैं कि 11,300 बीसी में मृगशिरा नक्षत्र में उत्तरायण के अवलोकन के आधार पर जोडियक को 28 नक्षत्रों में विभाजित किया गया था। दक्ष यज्ञ के एस्ट्रोनॉमिकल अध्ययन से यह भी सिद्ध होता है कि 11,217 बीसी में दक्ष ने कनखल में महान यज्ञ का आयोजन किया। यही वह समय था जब वैदिक संस्कृत में वेदों का संकलन हुआ और असुर संस्कृत में असुर वेद की रचना की गई। तमिल स्रोतों के अनुसार इसी समय महर्षि अगस्त्य ने न केवल ऋग्वेद की ऋचाएं रची, बल्कि प्राचीन तमिल व्याकरण की भी नींव रखी। असुर वेद, जो आगे चलकर अवस्था के रूप में संकलित हुआ, हमें बताता है कि वैवस्वत यम असुर क्षेत्रों के राजा बने। अहुर मजदा और प्रथम जरतुष्ट्र इसी कालखंड में विद्यमान थे। सप्त सिंधु और सरस्वती का क्षेत्र देवों और असुरों दोनों के लिए पवित्रतम भूमि थी। देवासुर युद्ध के बाद असुरों का प्रव्रजन पर्शिया और दक्षिण काकेशस की ओर हुआ। आयर्यानाम वाजे यानी आज का अजरबैजान असुर संस्कृति का केंद्र बना। जेनेटिक साक्ष्य भी ये पुष्टि करते हैं कि भारत और ईरान के मानव समूहों के डीएनए लगभग 12,000 वर्ष पूर्व एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अवेस्ता में 16 पवित्र स्थलों का वर्णन है जो सरस्वती नदी से लेकर अजरबैजान तक फैले हुए थे। इसी कालखंड में सरमा देवशुनी इंद्र की दूत बनकर रस नदी यानी आज के अजरबैजान और अर्मेनिया की अरास नदी के तट पर एक गुफा में असुर पणियों को चेतावनी देने पहुंची थी। अवेस्ता में वर्णित जाहक दरअसल तक्षक का ही रूपांतरण है, जिसने जमशेद के बाद पर्शिया पर अधिकार कर लिया। क्योंकि तक्षक कश्यप के वंशज थे, इसीलिए कश्यप सागर, आज का कैस्पियन सी, उनके नाम पर जाना गया। अवेस्ता बताता है कि तक्षक के कारण हर वर्ष 10 महीने से भी लंबी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी, जो कि यंगर ड्रायस है। छोटा हिमयुग लगभग 10,700 बीसी से 9,700 बीसी तक। ऋग्वेद में भी वर्षाकाम सूक्त में 12-12 वर्षों तक वर्षा न होने का उल्लेख है। वेदों में वर्णित अश्व दरअसल 34 रिब्स वाला शिवालिक घोड़ा है, इक्विस सिवालेंसिस।
वो 46 रिब्स वाला सेंट्रल एशियाई घोड़ा नहीं था। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि शिवालिक घोड़ा यंगर ट्रायस के तुरंत बाद विलुप्त हो गया। इस प्रकार वैज्ञानिक तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वेद और असुर वेद 10,700 बीसी से पहले ही संकलित हो चुके थे। टेक्टोनिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप यमुना की वायुवान धारा सरस्वती से अलग हो गई। सहायक नदियों के अभाव में वैदिक युग की सरस्वती की सुप्रभा धारा क्षीण होती गई और अंततः राखी गढ़ी के पास उचना के समीप विनशन पर लुप्त हो गई। सरस्वती के सूखने के साथ ही उस क्षेत्र से बड़े पैमाने पर प्रव्रजन प्रारंभ हुआ। इसी काल में राजा विदेह माधव और गौतम राहु गण गंडकी नदी के तट तक प्रवास करके विदेह जनपद की स्थापना करते हैं। सरस्वती के विलुप्त होने की स्मृति में सरस्वती सत्र यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसका पहला उल्लेख ऋग्वेद के नमिसाप्य सूक्त में मिलता है। महाभारत में सुप्रभा सरस्वती की पवित्र धारा को वेदों की माता कहा गया है, क्योंकि वेद मंत्रों की रचना इसी सुप्रभा सरस्वती के तट पर हुई थी। सुप्रभा सरस्वती के लुप्त होने के पश्चात छोटे हिमयुग का आगमन हुआ। जब यह समाप्त हुआ और दक्षिण पश्चिम मानसून पुनः सक्रिय हुआ, तो सरस्वती की शेष धारा दृश्यवती के साथ मिलकर पश्चिम की ओर घग्घर चैनल से होकर बहने लगी। तब इसकी धारा नुनजिमती अर्थात टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जो महाभारत काल तक प्रवाहित होती रही। यही कारण है कि महाभारत में सरस्वती नदी का प्रवाह और विनशन दोनों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यंगर ट्रायस के समय सुमेरु पर्वत और हिंदुकुश क्षेत्र के निवासी पर्शियन गल्फ की ओर प्रव्रजित हुए। उस समय पर्शियन गल्फ में समुद्र नहीं था और उपजाऊ भूमि के कारण कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र था। यही प्रव्रजित समुदाय आगे चलकर सुमेरियन सभ्यता की नींव रखते हैं। आर्कियोजेनेटिक प्रमाण भी दर्शाते हैं कि सुमेरियन जिनोम भारत से ही गया था। गिलगमेश के समय छोटा हिमयुग समाप्ति की ओर था। समुद्र स्तर में अचानक वृद्धि से पर्शियन गल्फ में समुद्र का पानी प्रवेश कर गया, जिसे गिलगमेश की बाढ़ के रूप में जाना जाता है। इसी काल में हिंदू कुश क्षेत्र में आरट राज्य था, जिसके शासक द्रुह्यु के वंशज थे। सुमेरियन टैबलेट्स में आरट को गिलगमेश और एनमेरकर के समकालीन कहा गया है। उधर पर्शिया में जमशेद वंश के उत्तराधिकारी फरीदुन ने लगभग 9000 बीसी में तक्षक वंश को पराजित कर असुर शासन पुनः स्थापित किया। उनके पुत्रों ने नए जनपदों की नींव रखी। अशूर ने असीरिया, आरम ने आर्मेनिया, इरज ने ईरान और तुर ने तुरान। इसी काल में सीथियन और तुरानियन जनों के जेनेटिक मिश्रण से तुर्क समुदाय का उद्भव हुआ। 7500 बीसी में द्वितीय जरथुष्ट्र ने अवेस्ता का संकलन किया। ग्रीक स्रोत बताते हैं कि 7400 बीसी में डायोनिसियस ने बल्गेरिया से लेकर पर्शिया और अफगानिस्तान तक के विशाल भूभाग पर विजय प्राप्त की। ग्रीक संपर्क के प्रभाव से हिंदू कुश क्षेत्र के सुमेरु निवासी आगे चलकर ब्लैक सी के पास बस गए, जिन्हें यूरोपीय परंपरा में सिम्मेरियन कहा गया। 7100 बीसी के आसपास गांधार के शकस्थान से सीथियन जनजातियां भी पूर्वी यूरोप में प्रव्रजित हुई और सिम्मेरियनों को विस्थापित कर दिया। यही सिम्मेरियन आगे चलकर गॉल्स के पूर्वज बने। फ्रैंकिश टेबल ऑफ नेशंस के अनुसार सीथियन अलानस के 3 पुत्रों और 13 पौत्रों ने पश्चिमी यूरोप के 13 देशों की स्थापना की। ओल्ड नॉर्स लेजेंड्स में वर्णित है कि ओडिन उत्तरी कॉकेशस से सेंट्रल स्टेप होते हुए स्कैंडिनेविया पहुंचे। इसी से उर्लिक भाषाओं और उत्तरी कॉकेशस की भाषाओं के बीच सूक्ष्म संबंध स्पष्ट होते हैं। आयरिश परंपराएं मानती हैं कि उनके पूर्वज कैस्पियन सागर के पूर्वी भाग से आए, जो ब्लैक सी होकर आयरलैंड पहुंचे। स्कॉटिश दंतकथाओं में कहा गया है कि स्कॉट समुदाय की उत्पत्ति सीथियन राजकुमार और इजिप्ट की राजकुमारी के विवाह से हुई। 7000 से 6000 बीसी के बीच अफगानिस्तान से शकों के कई प्रव्रजन हुए। इसी काल में भारत में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। वैदिक युग के कैलेंडर के अनुसार 13322 बीसी से 7322 बीसी तक 6000 वर्ष यानी 6 महायुग बीत चुके थे। 7322 बीसी में वैवस्वत मनु के नाम पर 7वें महायुग की शुरुआत हुई। इसी समय 28 नक्षत्रों में से अभिजीत को हटाकर 27 नक्षत्रों को प्रचलित किया गया, जिनमें पहला अश्विनी था और उस समय उत्तरायण अश्विनी में ही होता था।
6778 बीसी में, जब 28वां कृतयुग समाप्त हो रहा था, मयासुर ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन 22 फरवरी को एक अभूतपूर्व ग्रह संयोग देखा। उस समय सूर्य मेष राशि की प्रथम डिग्री पर स्थित था। इसी दुर्लभ योग को आधार बनाकर उन्होंने सूर्य सिद्धांत की रचना की। सॉफ्टवेयर सिमुलेशन से स्पष्ट होता है कि सूर्य सिद्धांत में वर्णित ऐसा ग्रह संयोग पिछले 20,000 वर्षों में केवल एक बार 22 फरवरी 6778 बीसी में घटित हुआ। यह तथ्य वैदिक काल गणना के लिए एक अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करता है। 6000 बीसी से पहले श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था, परंतु मेल्ट वाटर पल्स 1 के दौरान समुद्र स्तर बढ़ने लगा, जिससे श्रीलंका द्वीप बनने लगा। त्रेता युग की अंतिम शताब्दी में 5677 से 5577 बीसी के बीच रामायण की घटनाएं घटित हुई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने मूल नक्षत्र में धूमकेतु का दर्शन वनवास के 14वें वर्ष में किया था, जो खगोलीय गणनाओं से सिद्ध होता है कि 5635 बीसी में मूल नक्षत्र में हेलिज कॉमेट दिखा था। रामायण और महाभारत के बीच लगभग 2400 वर्षों का द्वापर युग था। खगोल विज्ञान और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर महाभारत युद्ध का काल 3162 बीसी निर्धारित होता है। रघुवंश और पुराणों में वर्णित है कि रामायण काल से पूर्व अयोध्या के प्रतापी राजा रघु ने दिग्विजय प्राप्त की थी। उन्होंने सिंधु नदी पार कर वक्षु ऑक्सुस नदी के तट पर वहां के बाहलिक तथा शक्कों को पराजित किया। उस समय बाहलिक और शक जनजातियां उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार जमाने की चेष्टा कर रही थी, किंतु रघु से लेकर राम, लव, कुश और अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश के पराक्रमी राजाओं ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। किंतु इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा अग्निवर्ण दुर्बल शासक सिद्ध हुआ। लगभग 4700 बीसी में अग्निवर्ण की मृत्यु के पश्चात बाहलिक और शक्कों ने अवसर का लाभ उठाया और उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए गुजरात और हरियाणा तक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये बाहलिक और शक एक विशेष लोगो सिलेबिक स्क्रिप्ट का प्रयोग करते थे, जिसे आज हम सिंधु लिपि के नाम से जानते हैं। वस्तुतः तथाकथित सिंधु घाटी सभ्यता कोई स्वतंत्र या विलुप्त सभ्यता नहीं, बल्कि बाहलिक और शकों द्वारा भारत में स्थापित शासन का ही विस्तार था। ये कालखंड रामायण और महाभारत के बीच का संक्रमण काल था। आगे चलकर महाभारत काल में राजा शांतनु ने इन्हीं शकों को परास्त कर एक सशक्त हस्तिनापुर साम्राज्य की स्थापना की। तत्पश्चात 3188 बीसी में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने गांधार, बाहलिक, मद्र तथा उत्तर कुरु पर विजय प्राप्त की। महाभारत युद्ध के बाद सरस्वती नदी के सूख जाने तथा भीषण प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्तर पश्चिम भारत के अनेक नगर और बस्तियां नष्ट हो गईं। आज जो अवशेष हमें पुरातात्विक उत्खननों में मिलते हैं, वे उसी के मौन साक्षी हैं। पुराणों में महाभारत काल से लेकर गुप्त काल और विक्रमादित्य तक सटीक कालक्रम दिया गया है, परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने बुद्ध की तिथि निर्धारण में 1381 वर्षों की गंभीर त्रुटि की, जिसके चलते आदि शंकराचार्य की पारंपरिक तिथि भी लगभग 1300 वर्ष आगे खिसक गई। इतिहासकारों से 3 प्रमुख गलतियां हुई। 1. पहला, प्राचीन शक संवत और शकांत संवत को एक मानकर 78 ईस्वी से काल गणना करना, जिससे 661 वर्ष इतिहास से गायब हो गए। दूसरा, महावीर और बुद्ध को समकालीन समझना, जबकि साहित्यिक व अभिलेखीय साक्ष्य बताते हैं कि बुद्ध का निर्वाण महावीर निर्वाण से लगभग 700 वर्ष पूर्व हुआ। तीसरा, यीशु के जन्म को बिना प्रमाण 1 ईस्वी में मानकर वैश्विक कालक्रम का समायोजन करना, जिससे लगभग सभी पारंपरिक कालक्रम असत्य सिद्ध कर दिए गए। यदि इन त्रुटियों को सुधारा जाए तो भारतीय परंपरागत कालक्रम महाभारत से आज तक के 5200 वर्ष पूर्णतः संगत और सत्य सिद्ध होता है। पिछले 3-4 शताब्दियों से बाइबल कालक्रम के प्रभाव में यह स्थापित कर दिया गया था कि 3000 बीसी से पहले कोई मानव सभ्यता नहीं थी, केवल शिकारी भटकते थे। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि एकम शास्त्र मध्यानो न विद्याच्छास्त्र निश्चयम्,
केवल एक शास्त्र आर्कियोलॉजी के आधार पर अतीत का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्रोनोलॉजी एंड ऑरिजिन्स ऑफ इंडो यूरोपियन सिविलाइजेशंस नामक पुस्तक में प्रस्तुत मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी ट्रेडिशनल, लिटरेरी, आर्कियोजेनेटिक, आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल, लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध करता है कि मानव सभ्यता का इतिहास 16,000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है और इसका उद्गम भारत में 14,400 बीसी में हुआ। वेदों में कथित सा प्रथमा संस्कृति, विश्ववारा और सनातन परंपरा में उल्लिखित एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः, इनका वैज्ञानिक अध्ययन इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए शायद ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव भारत कुटुंबकम।